नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा सकती है? अशोक सिंघवी के खिलाफ मिली अभियोजन स्वीकृति को क्या इस दिशा में कड़ा कदम समझा जाना चाहिए? क्या एकल पट्टा मामले में आईएएस जीएस संधू पर नकेल कसने के बाद मामला अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है? और क्या राजस्थान में इन दो बड़े अफसरों पर अगर कार्रवाई को लेकर तल्खी वाला अंदाज नजर आए तो उम्मीद की जा सकती है कि करप्शन पर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे हालात में एक सवाल ब्यूरोक्रेसी को मिले संदेश का भी है। क्या बड़े अफसरों पर कार्रवाई होती देखकर बाकी ऑफिसर्स के मन में भी करप्शन में शामिल होने से पहले खौफ आ सकता है? अगर प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, तो क्या इस देश में इसे सख्त संदेश के रूप में अब समझा जाना चाहिए कि बंद करो भ्रष्टाचार? आज बिग फाइट लाइव में खास मेहमानों के साथ बात इसी दिशा में होगी। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। चर्चा के लिए बीजेपी से मनीष पारिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद होंगे, पूर्व एडीजी पी.एन. रछोया साहब बातचीत में हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ एक रिपोर्ट का रुख करते हैं जो सवालों पर इशारा करती है। आज इसी मसले पर आपके राय का हमें इंतजार होगा, इस सवाल के साथ कि क्या मोदी सरकार भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कस पाएगी। फर्स्टइंडियान्यूज.com पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर आप बता सकते हैं कि इस मसले पर आप क्या सोचते हैं। तस्वीर के इस रुख को लेकर सबसे पहले अर्चना शर्मा जी मैं आपका रुख करना चाहूँगा। अशोक सिंघवी हो या फिर जीएस संधू, इस मसले पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर मामला राजस्थान सरकार में खड़ा होता है, राजस्थान सरकार पर इल्जाम लगते हैं, तो कांग्रेस ने मोर्चा भी खोला। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस की मांगे अब पूरी होती नजर आ रही? कांग्रेस संतुष्ट है? देखिए अश्विनी जी, भ्रष्टाचार पर मोर्चा खोला और बाध्य किया सरकार को, और सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की वो भी सबके सामने। राज्य सरकार की तो मंशा नहीं थी माइनिंग कांड में किसी प्रकार की कोई जांच करवाने की, ना सरकार मान रही थी कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार पनप रहा है। सबको विदित है कि पीएमओ के डायरेक्शन पे सारी जांच हुई, और जांच के समय जो मुख्यमंत्री दावा कर रही थी कि उनके ही निर्देश पर ऐसा हो, उनको तो जानकारी भी नहीं थी। ऐसे में ये कह देना कि सरकार ने हमारी बात मानी और ये सब कुछ हुआ, वो बेईमानी होगा। लेकिन ये सही बात है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा पनपा है 2.25 साल के अंदर और एक बड़ा घूसकांड का खुलासा भी हुआ। लेकिन एक विडंबना देखिए कि जिस व्यक्ति को, जिस आईएएस ऑफिसर को अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया, उसके अभियोजन की स्वीकृति को लंबा समय टलता रहा वो, और केंद्र के स्तर पर भी कितना समय व्यतीत होने के बाद अब अचानक जब मीडिया हाइप हुआ, केंद्र नेशनल मीडिया ने उठाया, रीजनल मीडिया तत्परता के साथ इस बात को लेकर के मुखर हो रहा था, उसके बाद अचानक अब होता है। तो इस चीज का भी ध्योत है कि सरकार कहीं ना कहीं, चाहे केंद्र के स्तर पर हो चाहे राज्य के स्तर पर हो। आज एक बात सुनने में आई कि कांग्रेसी हलकों में इस बात को कहा जा रहा था, चलिए देर आए दुरुस्त आए। नहीं, देर आए दुरुस्त आए तो हर कोई कहेगा, जनता भी कहेगी, लेकिन मतलब बीजेपी अब पाथ पर है, पटरी पर है। देखिए, जब आप ऐसी स्थितियों का निर्माण कर देते, विपक्ष के तौर पर इतना ज्यादा बाध्य करते हैं सरकार को कि कानूनी पेचीदगियों के बावजूद और जैसी परिस्थितियां आप उनको देते हैं, स्वीकृति देते हैं कि वो टलता रहे, उसके बाद ऐसा होता है, वो इसलिए कि हमारा कानून, हमारा संविधान इन चीजों के लिए इतना सख्त है कि ये इनके इन प्रकार जब खुलासा होता है तो जो अपराधी है उसको सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है। लेकिन इस प्रकरण में आप देखिए कि अशोक सिंघवी वाले प्रकरण में राज्य सरकार तो एक कमेटी में इस पे चर्चा करने वाली थी, कैसे उनको बहाल किया जाए। ये सब भी सारा सुर्खियों में था, समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके माध्यम से, और केंद्र के स्तर पर भी इतना समय क्यों लगा, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। अब क्या लगता है मामला अंजाम तक पहुंच पाएगा? अब तो देखिए, सब कुछ न्यायालय के विवेकाधीन होगा और न्यायालय पर पूरा भरोसा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर जो राजनीतिक वरदस्त था उसका भी पर्दाफाश। ए.के. जैन साहब, एक सवाल आज आपने खड़ा किया था जब अशोक सिंघवी के बाद में जीएस संधू को कोर्ट में से जेल ले जाया जा रहा था, आपका कहना था कि एसीबी नहीं पहुंची, कहीं ना कहीं बचाने की मंशा है।
अंजाम वाला सवाल मेरा आपसे भी, आपको लगता है कि भ्रष्ट अफसरों को अंजाम तक पहुंचाने की कवायद में सरकार इन्वॉल्व है या फिर नहीं लगता? देखिए, कई बार ये लगता है कि किसी न किसी स्तर पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीधा मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है, गृह मंत्री का उनसे कोई लेना देना नहीं होता। ये भी सही है कि यहाँ पर सबसे पहले एक IAS अफसरों का हम नाम ले रहे हैं, हम लालचंद असवाल को भूल गए जिसको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, उसके पश्चात अशोक सिंघवी को गिरफ्तार किया गया और अब संधू को गिरफ्तार किया गया और अन्य छोटे अधिकारी कई सारे गिरफ्तार हुए हैं। इसलिए कई बार ये लगता है कि सरकार की मंशा कुछ काम करने की है, परंतु जिस तरह से संधू का मामला आया, संधू के खिलाफ मामला सितंबर में न्यायालय ने संधू को स्टे देने से मना कर दिया था गिरफ्तारी पर। उसके बावजूद भी ACB के अधिकारी गिरफ्तार करना चाहते, पर ब्यूरोक्रेसी ने मुख्य सचिव लेवल पर यह दबाव डाला गया कि जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए, और उसका परिणाम यह हुआ कि 30 सितंबर को संधू रिटायर हो गए, उसके बाद अंडरग्राउंड हो गए। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने संधू की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया, उनके अभिभाषकों ने इसलिए वापस ले लिया, जबकि इससे पहले 18 मार्च को राज्य सरकार के वकील अपीयर ही नहीं हुए, जिसके कारण उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। इस बार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भेजा, बेल एप्लीकेशन उनकी मंजूर नहीं हुई। सबको पता था कि संधू सरेंडर करने वाले हैं। मीडिया के लोग 9:45 बजे से कोर्ट के अंदर मौजूद थे, 10 बजे संधू ने सरेंडर किया, सारे मीडिया को पता था। उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे तक ऐसी कोर्ट इंतजार करती रही, ACB के अधिकारी नहीं पहुंचे तो ऐसा बहाना लिया। पुलिस अधिकारी रचोया साहब मौजूद हैं, वो बताएंगे कि ये कितना लचर बहाना था कि हमारे पास केस डायरी नहीं है, केस डायरी लेकर IO दिल्ली गया हुआ है, इसलिए आज तो हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि हमें इसे कस्टडी में दिया जाए, 24 घंटे अभिरक्षा में लेना पुलिस का अधिकार है, और जिसके कारण कोर्ट ने उनको जेसी में भेजा। अब कल डायरी लेकर वो आएंगे, ये कहेंगे कि हमारे पुलिस कस्टडी में दिया। भ्रष्टाचार पर कैसे नकेल कसी जाएगी? रचोया साहब, आपसे जानना चाहता हूं, ACB की इस दलील को स्वीकार किया जाना चाहिए कि केस डायरी नहीं है। देखिए अश्विनी जी, एंटी करप्शन ब्यूरो एडिशनल करप्शन ब्यूरो नहीं बन सकता। ये जो परिस्थितियां बनी हैं सेंटर के लेवल पे अशोक सिंघवी की और यहाँ जो है GS संधू की, सेंटर के लेवल पे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का नहीं दिया जाना, ये कॉन्स्पिरेसी है। DOP में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी अधिकारी है उनके बरखिलाफ 120B का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि किसी छोटे आदमी की, किसी गरीब आदमी की का केस होता है उसमें तो खटाक से प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिल जाती है। तो जिस दिन यदि नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे तो और सरकार चाहेगी तो 120B में वो DOP के अधिकारी, अंडर सेक्रेटरी वगैरह जो भी हैं जिन्होंने फाइल को रोका है उनके बरखिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना। जहाँ तक ACD राजस्थान की बात है, मेरा ये सोच है, मेरा अपना अनुभव ये बोलता है कि जब भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड मांगते हैं तो हम केवल एप्लीकेशन देते हैं और एप्लीकेशन थ्रू APP दी जाती है। वो एप्लीकेशन ACD ने दी नहीं, केस डायरी तो बात की बात है जब कोर्ट कलम मांगती है। ये ACD क्या इस बात को इस इशारे के जरिए समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनको शह मिलती है? बिल्कुल शह मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनीष पारिक साहब, अब आप जवाब दे दीजिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि करप्शन मिटाकर रहेंगे और दूसरी तरफ जिन पर आरोप है उनके खिलाफ इतनी दिलेरी क्यों, बात इतना दरिया दिली क्यों? कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक दिन के बाद दूसरे दिन रिमांड पे ले लेंगे, बात खत्म हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेटेरियलिस्टिक बात है वो ये है कि मंशा साफ है शासन की कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आपकी पहली बात से जानना चाहता हूँ, फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई टेक्निकल रीजनिंग कुछ दे भी देगा तो अब लोगों को ये लगता है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अल्टीमेटली ही हैज टू बी बिहाइंड द बार्स। अरे साहब ये बताइए, सेंटर आप कहते हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये फाइल सेंट्रल गवर्नमेंट में DOP और होम डिपार्टमेंट इतने दिन पड़ी, तो आप 120B का मुकदमा उनके बरखिलाफ कर रहे हैं या नहीं? ऐसा है रचोइया साहब, वो भी अगर पर्याप्त पीछे होगा तो हो ही जाएगा। लेकिन मैं ये होगा। कहना चाहता हूँ कि इस मंशा का तो स्वागत किया जाना चाहिए कि 37 बड़े अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐतिहासिक तौर पर हो रहा है। तो जनता को तो संदेश साफ है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मोदी सरकार, भ्रष्टाचार का इतिहास भी आप ही रच रहे हो। आप ही रच रहे हो। आप 120B में DOP मामलों के अंजाम तक पहुंचने की बात है। मैं आप मेरे ख्याल से इस बात को लेकर बात की जानी चाहिए। मनीष पारिक साहब ने शुरुआत की थी कि
कि क्या फर्क पड़ता है। मैं आऊंगा उसी मेरा बात मतलब पर अगर आऊंगा, एक दिन लेकिन उससे केस पहले डायरी ओम नहीं सैनी आई, जी, दूसरे दिन लानी पड़ेगी ओम उनको। सैनी जी क्या इस दलील को स्वीकार कर ले? आता हूँ रचिया साहब। अश्विनी जी फिर क्या फर्क पड़ता है, किसी को छोड़ भी दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, एक झूठ आधा बोल छोड़ के दीजिए। असवाल का उदाहरण दिया है कि जैन साहब ने शुरुआत में ही दिया उदाहरण। ओम सैनी जी, देखिए कुल मिलाकर के मुझे लगता ये है, मैं देख ही रहा हूँ और सारे दृष्टांत ये बताते हैं कि क्लबिंग है राजनेताओं की और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो IPS हों चाहे IAS हों, जितने आपके पास में 52 से लेकर अब तक के जितने किस्से देखेंगे उसमें इस क्लबिंग के बगैर कुछ नहीं हुआ है। खान वाले मामले में भी रेणुवा ने जिस तरह की बातें कही थी और जिस तरह की पहले कहा कि मेरे पास में तो कोई फाइल ही नहीं आती, मैं तो कुछ हुई नहीं, ये सारी रिपोर्टेड है। उसके बारे में ये सिग्नेचर मिल और ये और बाद में सिग्नेचर मिलते हैं, सारी बातें मिलती हैं। और साथ साथ में मुझे लगता ये है कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री सचमुच में ये चाहे तो इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है, लेकिन राजनीति की कुछ अपनी बंदिशें होती हैं जिनकी वजह से साफ साफ कुछ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनली IPS और IAS अफसरों को और साथ साथ में ये जो नए हमारे जो चुने हुए लोक सेवक है इनको भी इतना लाभ मिला हुआ है कि इस क्लबिंग को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। बहरहाल ये जो 2 किस्से सामने आए हैं सिंघवी साहब का और संधू साहब का, अगर इसका तत्काल कोई नतीजा निकलता है, ये तो देखिए अर्चना जी का कल बयान अगर नहीं आया होता और PM के पास में शायद उस तरीके से उस चैनल्स के माध्यम से सब कुछ वो नहीं होता तो सिंघवी साहब आप बिल्कुल आजाद घूम रहे ऐसा होते। नहीं है, एक भी आंदोलन नहीं किया इन्होंने। 3 बार कांग्रेस ने मार्च हमने निकाला, तो एक फ्लैग बार भी में देने भ्रष्टाचार के के लिए- खिलाफ नहीं किया। अरे ये कैसे कह रहे नहीं हमारे किया? कहने से हो रहा है, कमाल हमने नहीं किया। है। किसने इन्होंने किया ये पानी बताओ? के लिए किया, इन्होंने आपके नेहरू जी को मुख्यमंत्री किताब को तो में से हटा बताइए। दिया, हाँ, तो उसके लिए आंदोलन बिल्कुल, किया। हमने इन्होंने सब 13 चीजों के जुम्मन लिए दिन किया बच्चों के लिए भाई। आंदोलन किया, लेकिन कुछ नहीं किया। कल अब केवल सुनो, बयान देने मनीष से जी, हो गया, ऐसे कैसे चल ललित रहा है? गेट आप पे ये हमने बात तो देख आंदोलन किया। लीजिए। ये गलत बात है। ललित गेट पे हमने आंदोलन किया, माइनिंग पे हमने आंदोलन किया, आपके सारे आपने कुछ भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारे कारण खुले, भ्रष्टाचारियों को पकड़ने आपके का कारण काम। नहीं खुले। चलिए मैं ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो बात इसी पहलू पर करना चाहेंगे। भ्रष्टाचार के मामले में अगर केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये कहती है कि हम खात्मा करके रहेंगे, इस बीच में अगर ये बयान आ जाए कि क्या फर्क पड़ता है, तो जानना चाहेंगे कि ये फर्क कब तक के लिए होगा और इसका असर भ्रष्टाचार पर कब देखने को मिलेगा। ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं बिग फाइव। हमें लगता है जिस तरह से वो इस देश में व्यवस्थाएं लागू कर रहे हैं उस हिसाब से वो नकेल कस पाएंगे, पर थोड़ा समय लगेगा। कर्मचारियों पर तुरंत बहुत आवश्यक है कि तुरंत कार्रवाई की जाए, इनको इधर उधर को छीन किया जाए, इससे अपना यहाँ का प्रशासन मजबूत हो सके और भ्रष्टाचार खत्म हो और भ्रष्टाचारियों को तुरंत हटाए। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा।